ओके सो लास्ट टाइम हमने मस्कुलर टिश्यू हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि मैंने आपको बेसिक मसल्स के फंक्शन, उनका मूवमेंट कैसे होता है, कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हम सिर्फ और सिर्फ मसल्स के लिए यूज करते हैं, वो सारी चीजें बताई। आज मैं आपको बताऊंगी कि मसल के टाइप्स कितने हैं, मींस एग्जैक्टली कितने टाइप के मसल्स एग्जिस्ट करते हैं। सो लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन में 3 टाइप्स देख लिए थे कि वो कौन कौन से हैं। So I will write here. So basically muscular tissue 3 टाइप्स के एग्जिस्ट करते हैं। पहला तो हो गया स्केलेटन, अब उसके नाम से आप लोग समझ जाओगे कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं। दूसरा हो गया कार्डियाइक और तीसरा हो गया स्मूथ। ओके, सो बेसिकली स्केलेटल मसल्स का मेजर काम क्या है कि जितने भी हमारा जहां भी स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट है उन सबको क्या करना, अटैचमेंट प्रोवाइड करना, हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उन सब में सपोर्ट करना। ठीक है, ताकि हमारे जितने भी वॉलंटरी एक्शंस है जो आप कॉन्शियसली करते हो वो सारे मूवमेंट्स का बेसिकली ये एक्शंस जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। अक्षता इज सेइंग अबाउट होमवर्क। यस अक्षता, आई रिमेम्बर, लेट मी जस्ट फिनिश। मैं एक बार मसल टिश्यू थोड़ा सा फिनिश कर लूं, फिर मैं सबसे पूछती हूँ, तो क्या होगा कि आपका फ्लो ब्रेक नहीं होगा। ओके सो यस, सो बेसिकली स्केलेटल मसल्स के सेल्स का भी एक वैरायटी है, मींस वी हैव टू नो कि उनके सेल्स कैसे दिखते हैं। तो पहली चीज, स्केलेटल मसल्स के फाइबर्स को यानी उनके बंडल को हम स्ट्राइएटेड टाइप बोलते हैं। स्ट्राइएटेड मतलब कि ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स अपीयर होते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्राइएटेड। क्योंकि ये क्या है, कंप्लीटली कॉम्पैक्ट मसल्स हैं। हमारे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं जो आपके हैंड, लेग्स, एब्डोमेन, बैक पे हैं या फिर आपके स्कल पे हैं, वो मसल्स जो होते हैं दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। रीजन क्या है कि उनको सबसे ज्यादा किस चीज की रिक्वायरमेंट है, स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है। सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे होगी, इनके पास ही रहनी चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो द रीजन कि ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होने की वजह से ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क अपीयरेंस होता है। सो यू कैन राइट हियर alternate light and dark band. पहली चीज तो ये। दूसरा, अबाउट देयर सेल्स, कि इनके इंडिविजुअल सेल्स जो हैं वो दिखते कैसे हैं या उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो इनके सेल्स हैं दे आर बेसिकली लॉन्ग सिलेंड्रिकल। सो यू कैन राइट देयर सेल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड है। ब्रांच्ड होना जरूरी है क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होंगे। इसके अलावा दे हैव मेनी न्यूक्लियस, many nuclei at the edge. At the edge मतलब जहां भी सेल की बाउंड्री खत्म होती है वहां पे मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मल्टीपल न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट क्यों? बिकॉज उनका कमांड और उनकी रिक्वायरमेंट वैसी है। सो दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ देयर सेल। ओके, आई विल शो यू द डायग्राम। मैं आपको पिक्चर वाइज भी दिखाऊंगी। सो दिस इज व्हाट द स्केलेटल मसल्स लुक लाइक। नेक्स्ट इज अबाउट देयर फंक्शन, कि उनका बेसिक फंक्शन क्या क्या है। सो फंक्शन वाइज बहुत इजी है। सो इनका काम क्या है, मूवमेंट ऑफ स्केलेटन अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। तो आप वॉलंटरी एक्शंस बोल सकते हो। जितने भी वॉलंटरी एक्शंस है, आपका लेग मूवमेंट, आपका लेग हैंड मूवमेंट, योर एब्डोमेन मूवमेंट, यू कैन मूव योर शोल्डर, योर नेक, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, वॉलंटरी एक्शंस में आती हैं। और इन मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, स्केलेटल मसल्स। सो दिस इज अबाउट स्केलेटल मसल। नेक्स्ट इज कार्डियाइक मसल। अभी जो कार्डियक मसल्स है इसका भी सेम सिनेरियो है। कार्डियक मसल्स भी स्ट्राइएटेड होते हैं। स्ट्राइएटेड इन द सेंस कि ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होंगे, बट इनका जो शेप होता है समटाइम इट इज वाई शेप्ड, समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। शेप वाइज यू कैन फाइंड देम वाई शेप्ड। नेक्स्ट,
इनका बेसिकली ओवरऑल इनके मसल्स का अरेंजमेंट कैसा है? सो इट इज अ ब्रांच्ड अरेंजमेंट. देन इनके पास क्या है? एक ही न्यूक्लियस है. दे हैव सिंगल सेंटर्ड न्यूक्लियस. देन एक और चीज प्रेजेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल्स में मिलेगी, दैट इज इंटरकैलेटेड डिस्क. अभी इंटरकैरेक्टेड डिस्क को आपको स्टार मार्क इसलिए करना है क्योंकि एक तो कहीं भी नहीं है, तो हो सकता है ये टर्मिनोलॉजीज आपसे पूछ ली जाए. सो एक्चुअली क्या है? थिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन. थिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कार्डियक मसल्स के केस में इंटरकैलेटेड डिस्क कहा जाता है. ओके, ये हो गया इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर कि कैसे कार्डियक मसल्स अपीयर होते हैं या कैसे अरेंज्ड है. अब इनका फंक्शन पे आ जाओ. तो फंक्शन तो इजी हो गया. एक ही जगह है जहां पे कार्डियक मसल प्रेजेंट है, दैट इज योर हार्ट. सो इनका मेजर फंक्शन क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड. इट मीन्स ये क्या कर रहे हैं? ब्लड तो पंप कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये सेपरेट कर रहे. कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से दे आर सेपरेटिंग व्हाट? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने दे रहे, क्योंकि इनके पास वॉल्व्स प्रेजेंट हैं और ये सेपरेट आउट कर रहे हैं. और क्यों ऐसा फंक्शन क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज ये टिश्यूज ने मिलकर एक यूनिक ऑर्गन बनाया है, दैट इज द हार्ट. सो वो हार्ट ऐसा ऑर्गन प्लस उनमें चेम्बर्स, वो चेम्बर्स एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ ब्लड. ओके, सो दिस इज द बेसिक फंक्शन. नेक्स्ट कम्स द स्मूथ मसल. जैसा इनका नाम है स्मूथ मसल्स, एग्जैक्टली इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर और इनका अपीयरेंस भी वैसा ही होता है. यहाँ पे अभी तक आप स्ट्राइएटेड टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे. स्मूथ मसल्स में इट विल बी अनस्ट्राइएटेड. अनस्ट्राइएटेड मतलब कि इसमें ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स आपको नहीं दिखेंगे. इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं दे आर ऑल्सो अनब्रांच्ड. अनब्रांच्ड है तभी जो स्ट्रक्चर है वो स्मूथ स्ट्रक्चर है. ठीक है. इनके पास जो फाइबर्स है, इनके मसल फाइबर्स जो हैं वो स्मॉल और स्पिंडल शेप्ड होते हैं. इट इज स्मॉल एंड स्पिंडल शेप्ड. प्लस इनके पास है सिंगल न्यूक्लियस. ये हो गया इनका बेसिक नेचर की एग्जैक्टली स्मूथ मसल्स दिखते कैसे हैं. देन इनका प्रेजेंस, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कैसा हुआ है? स्मूथ मसल्स का. दे आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स ओनली. एंड उनकी आगे मींस इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट, ये रैपिंग किससे हुई है? एपिथेलियल टिश्यू. तो ये तो इनर जो इंटरनल ऑर्गन्स है ये तो बन गए इनसे. देन इनका फंक्शन, तो जितने भी इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं जैसे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक्चुअली हमारा ईसोफेगस करता है, यानी ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके जो हमारा फूड स्वेलो हम करते हैं, उस स्वेलोइंग प्रोसेस को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं. सो इट इज डन बाय ईसोफेगस. देन दूसरा एग्जाम्पल फंक्शन इसका दूं तो हमारा स्टमक का चर्निंग एंड ग्राइंडिंग. तो बेसिकली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे आप खाना खाते हो वो सिस्टम क्या करता है? काम पे लग जाता है. तो वो सारा वर्क जो है दैट इज डन बाय द स्मूथ मसल्स. देन आप ब्रीदिंग कर रहे हो, आपके लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं एंड देन वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. तो वो क्यों हो पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द मसल्स मस्कुलर एक्शन, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं. देन द डायफ्राम. देन अदर ऑर्गन्स, अगर आपके किडनी में फंक्शंस हो रहे हैं या फिर यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस, तो ये सारी चीजें क्यों हो पा रही हैं? बिकॉज ऑफ द स्मूथ मसल्स. प्लस ये किस में पार्टिसिपेट करवाते हैं? इनवॉलंटरी एक्शंस. मींस इन शॉर्ट यू कैन राइट इनवॉलंटरी एक्शंस. ये एक्शंस आप कंट्रोल नहीं करते, ये मैंडेटरी एक्शंस हैं जो सिचुएशन के हिसाब से की जाती है. ओके, एवरीवन अंडरस्टूड? दिस इज द ओनली टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज. इतने ही टाइप एग्जिस्ट करते हैं.
Yes or no, students? Understood? Yes, ma'am. Okay, what about others? Only one student replied. What about other students? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Is my voice is breaking? मेरा voice की continuity break हो रही है क्या? Yes, ma'am. बीच में से ब्रेक हो रही है. Okay, अभी कैसा situation है? अभी clear है voice? अभी क्लियर है. Okay. Let's see. Hope so कि voice अभी आगे break ना हो. Okay. So everyone has noted everything. मैं slide change करूं? Yes, ma'am. चेंज करने से पहले मुझे आपको दिखाना है एग्जैक्टली ये मसल्स दिखते कैसे हैं. मैं मॉड्यूल का ही पिक्चर्स दिखाती हूँ. सबको स्क्रीन दिख रहा है? आई विल शो यू कि एग्जैक्टली हमारे मसल्स जो हैं उनका अपीयरेंस कैसा है. ओके, सब लोग ये पिक्चर देख रहे हैं स्क्रीन का? 3 Yes, ma'am. पिक्चर्स दिए हुए हैं, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ. अभी स्केलेटल आपको समझ में आ गया, कॉम्पैक्ट अरेंज्ड है, सारे बंडल्स एक साथ टाइटली पैक्ड दिख रहे होंगे. दैट इज योर स्केलेटल मसल. कार्डियक में आपको ब्रांचिंग दिख रही है, मींस ब्रांचेस स्केलेटल में भी हैं बट वो सारे ब्रांचेस एक दूसरे के साथ बहुत ही टाइटली पैक्ड है. रीजन आपको पता है कि क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है. कार्डियक के केस में क्या है, थोड़ा सा इनमें गैप दिख रहा है तो जो ब्रांचिंग है वो ज्यादा विजिबल है. एंड स्मूथ में क्या कहा था, स्पिंडल शेप. सो ये जो शेप है ना, ये जो पर्टिकुलर शेप आपको दिख रहा है, इसी को स्पिंडल शेप कहा जाता है. तो इन फ्यूचर अगर स्पिंडल वर्ड आपको दिखे तो इमेजिन कर लेना कि ये जो शेप्स हैं, जो फाइबर के शेप्स आपको बताए जाते हैं, सो दिस काइंड ऑफ शेप इज नोन एज स्पिंडल शेप. सो इसमें क्या है कि सेंट्रली अरेंज्ड न्यूक्लियस. तो हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है वो इस टाइप के मसल से बना है. उनका जो सेल, उनका जो बंडल्स हैं वो ऐसे दिखते हैं. हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं, यानी आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, अगर एब्स बनते हैं तो उनके मसल्स ऐसे होते हैं. देन आपके जो हार्ट के मसल्स हैं वो इस तरीके से दिखते हैं. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक कार्टूनिस्टिक स्ट्रक्चर है वो सारे मसल्स का. ओके, देन आई नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू न्यूरल टिश्यू. सो बेसिकली हमारा लास्ट टाइप, हमारा लास्ट सेगमेंट कह लो कि न्यूरल टिश्यू. इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा, और उसकी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है. रीजन बता देती हूँ, क्योंकि हमें इन फ्यूचर ह्यूमन फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम पढ़ना है. अगर अभी ही न्यूरल टिश्यू आप बेसिक लेवल पे समझ गए तो नर्वस सिस्टम आपके लिए बहुत ही ज्यादा केक वॉक हो जाएगा. मतलब कह लो अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें आपका आधा नर्वस सिस्टम ऑलरेडी इंक्लूडेड है. तो आपको नर्वस सिस्टम के टाइम पे फटाफट आपका रिविजन हो जाएगा. उससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो नेक्स्ट इज अबाउट न्यूरल टिश्यू. अभी न्यूरल टिश्यू यानी अब आप समझ गए कि न्यूरल टिश्यू से क्या बन रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम बन रहा है. तो इसकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले अभी समझना है कि नर्वस सिस्टम है क्यों, हमारी बॉडी में क्यों डेवलप हुआ है. इससे पहले जो आपने अदर 3 टिश्यूज पढ़े थे, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिफरेंट पार्ट्स फॉर्म कर रहे हैं. चाहे वो खुद सिंगल टाइप ऑफ टिश्यू हो या मल्टीपल टिश्यूज कंबाइनली फॉर्म करें. और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए या उसके लाइफ प्रोसेसेस जीने के लिए या फुलफिल करने के लिए वो सारे ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम को कंप्लीटली या सिंक्रोनाइज वे में काम करने की जरूरत है. अगर खाना खाएंगे तो खाना पहुंचने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, उसको रिसीव करने के लिए, उस खाने को प्रॉपरली यूज करने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए. देन उससे प्रोड्यूस्ड वेस्ट को निकालने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए. तो ये जो रेस्ट अदर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज आपने पढ़े, वो टिश्यूज बेसिकली हमारे ओवरऑल ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को बना रहे हैं कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो भी है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए. देन उनके मॉनिटरिंग, उनका सिंक्रोनाइजेशन वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, प्लस उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, प्लस प्लस इंटरनल बॉडी के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है. इन सबके रिलेशन को समझने के लिए एक क्या चाहिए, बॉडी में एक मॉनिटर चाहिए.
वो मॉनिटर का काम कौन करता है? न्यूरल टिश्यूज यानी नर्वस सिस्टम। वो सारी चीजें कंट्रोल करते हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग राइट और रॉन्ग। अगर आपको कोई स्टिमुलस मिलता है तो उस स्टिमुलस का राइट टाइम पे राइट वे में रिस्पॉन्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी है? नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम जो इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके टिश्यू के बारे में नॉलेज रखना भी उतना ही जरूरी है। सो नर्वस सिस्टम तो ये तो ओवरऑल सिस्टम बन गया जिसके अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, मल्टीपल फैक्ट्स इन्वॉल्व हैं, बट उनका बेसिक लेवल जब उनके आप थोड़े से लोअर लेवल पे या इन डेप्थ आ पाओगे तब आप टिश्यू के बारे में समझोगे। तो वो जो न्यूरल टिश्यू है, ये मल्टीपल न्यूरल टिश्यू से एक पूरा का पूरा सिस्टम बन गया है। अभी न्यूरल टिश्यू का ओवरऑल ओरिजिन, ये तो हमने समझ लिया कि इनकी रिक्वायरमेंट क्यों थी, क्यों इनका होना जरूरी है हमारे बॉडी में, बट इनका ओरिजिन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो इनका ओरिजिन है एंडोडर्मल। ठीक है, नर्वस सिस्टम किसी भी एम्ब्रियो के, मींस मैं ह्यूमन को रेफरेंस दे रही हूँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट 3 मंथ्स में ही नर्वस सिस्टम डेवलप हो जाता है पर्टिकुलर एम्ब्रियो का। ओके, सो ये हो गया एंडोडर्मल इन ओरिजिन। देन जो न्यूरल टिश्यू है वो बेसिकली उसमें 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं जिससे वो बना हुआ है। वो फर्स्ट कंपोनेंट है न्यूरॉन्स, वो आप समझते हो, उसका डायग्राम्स पे आपने मल्टीपल टाइम देखे हुए हैं, पढ़ा हुआ है उनके बारे में। सेकेंड टाइप जिसके बारे में आपने थोड़ा कम पढ़ा है या नहीं सुना होगा, दैट इज न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया आपके लिए न्यू है, ये चीज काफी न्यू है, इसीलिए मैं इसके बारे में थोड़ा अभी ही डिटेल इंफॉर्मेशन देती हूँ। न्यूरॉन्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि बेसिक उसका नॉलेज आपको है। अभी न्यूरोग्लिया क्या है? ये भी एक टाइप का सेल है, एक न्यूरल सेल है जो कंबाइनली बहुत सारी चीजें बनाता है और टिश्यू बनाता है। सो बेसिकली न्यूरोग्लिया का मेजर काम क्या है? प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को राइट टाइम पे उनका प्रोटेक्शन और सपोर्ट, इसकी रिक्वायरमेंट के लिए एक स्पेशल सेल्स है, दैट इज न्यूरोग्लिया। यानी कह लो हमारे नर्वस सिस्टम का हॉस्पिटल, दैट इज योर न्यूरोग्लिया। कि अगर कहीं भी डैमेज है, कहीं एक्सीडेंट हो गया है, डैमेज कंट्रोल करना है, रिपेयर करना है, तो वहां पे न्यूरोग्लिया फटाफट एक्टिव मोड में आ जाते हैं। दैट इज वन ऑफ द फंक्शन। देन जो न्यूरोग्लिया है वो प्रेजेंट कहाँ कहाँ है, मीन्स एग्जैक्टली वो उनका मेजॉरिटी कहाँ है? So they are the very important part of our central nervous system and peripheral nervous system, that is your PNS. ये चीज। दूसरा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एग्जैक्टली ये क्या क्या करते हैं। तो इनका बेसिकली काम है, मैं सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस बस लिस्ट आउट कर रही हूँ, डिटेल्स हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो इनका बेसिक काम है जैसे बॉडी का इंसुलेशन, मींस नर्वस सिस्टम का इंसुलेशन डेवलप करवाना ताकि उनको कोई शॉक ना लगे। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होती है हमारी बॉडी में जो कि मैसेज ट्रांसमिशन में हेल्प करती है, तो वो उससे प्रॉपरली खुद उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स से नर्वस सिस्टम को डैमेज नहीं होना चाहिए, तो एक राइट इंसुलेशन प्रोवाइड करवाते हैं। देन फेगोसाइटोसिस यानी इनगल्फिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स या फिर एनी मैटर। तो वो जो फेगोसाइटोसिस है, इट मीन्स की प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करवाने में हेल्प कर रहे हैं। देन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डेवलप करवाते हैं इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज नोन एज ब्लड ब्रेन बैरियर। ये अब ब्लड ब्रेन बैरियर यानी BBB आप बहुत बार सुनोगे, मींस एक बार नर्वस सिस्टम में घुस गए तो ये वर्ड आप सुनते ही जाओगे। सो ब्लड ब्रेन बैरियर, एज द नेम सजेस्ट, ब्रेन और ब्लड के बीच में एक अवस्क्यूलर टिश्यू या अवस्कुलर लेयर है। अभी अवस्कुलर लेयर आपको याद करना पड़ेगा कहाँ पे? एपिथेलियल टिश्यू के टाइम पे हमने डिस्कस किया था ना, एपिथेलियल टिश्यू यानी सेल्स के नीचे एक अवस्कुलर लेयर रहती है जो कि सिक्रीट की जाती है बाय एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू बोथ, दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट, जो मेजर प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, पार्टीशन भी कर रहे हैं और राइट न्यूट्रिशन को डिफ्यूज करवाने में हेल्प भी कर रहे हैं। ये उनके बेसिक फंक्शन थे। सिमिलरली जैसा वहां पे था वैसा ही हमारे ब्रेन की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ब्रेन में डायरेक्टली वेसल्स ट्रांसफर नहीं कर सकते
ऐसा अगर होगा तो जितने भी अगर ब्लड में कोई अनवांटेड पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड हैं तो वो डायरेक्टली ब्रेन में चले जाएंगे एंड इट कैन हार्म। तो एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जो सिस्टमेटिकली देख के स्ट्रिक्टली परमिएबल फॉर्म में रहते हैं और जो भी चीजें रिक्वायर्ड हैं सिर्फ उसको ही ट्रांसफर करने, उसको ही अलाउ करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो कह लो ये सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं। सो दैट इज द ब्लड ब्रेन बैरियर। और वो कौन सिक्रीट करवाता है, कौन बनवाता है, दैट इज द न्यूरोग्लिया। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये उनका मेजर पार्टिसिपेशन है। एंड देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इनका मेजर पार्टिसिपेशन है इन टर्म्स ऑफ इंसुलेशन विच इज डन बाय सम स्पेशल सेल्स जिसको हम श्वान सेल्स कहते हैं। क्या है ये सेल्स, मैं आपको थोड़ी देर में एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाती हूँ। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूरल टिश्यू। एवरीवन अंडरस्टूड? यस मैम। श्योर? कोई डाउट अभी तक? ओके, गुड। अगर समझ में आया देन इट्स ओके। अभी कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हमें जैसे मैंने मस्कुलर टिश्यूज के टाइम पे टर्मिनोलॉजीज दी थी, वैसी ही कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको मैं यहाँ पे भी दूंगी, क्योंकि टिश्यू टू टिश्यू सारी चीजें थोड़ी चेंज हो जाती हैं और वेरी करनी, पर्सनलाइज टर्मिनोलॉजीज बनानी पड़ती है। तो पहली चीज, पहला टर्मिनोलॉजी मैं आपको देती हूँ, दैट इज एपीन्यूरियम। क्योंकि हम न्यूरल टिश्यू की बात कर रहे हैं तो न्यूरियम वर्ड आया है। एपीन्यूरियम मतलब उस न्यूरल फाइबर्स, जो बंडल्स हैं एक फाइबर्स, उनको जो चीज सराउंड करती है, प्रॉपर कवरिंग देती है, दैट इज एपीन्यूरियम। ठीक है, मींस मल्टीपल फाइबर्स, क्लस्टर ऑफ फाइबर्स को जो सराउंड कर रही है, दैट इज एपीन्यूरियम। देन एक और वर्ड है पेरीन्यूरियम। अभी पेरीन्यूरियम, पेरी मीन्स पेरीफेरी, यानी चारों तरफ से किसी चीज को अगर घेरना है तो उसको बोलते हैं। अभी इसमें और एपीन्यूरियम में फर्क क्या है? एपीन्यूरियम भी वही है जो न्यूरल फाइबर्स को सराउंड करता है। पेरीन्यूरियम क्या है कि बेसिकली ये एक एक नर्व फाइबर को, यानी सिंगल नर्व फाइबर को क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है, दैट इज पेरीन्यूरियम। कभी कभी एपीन्यूरियम एंड पेरीन्यूरियम को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, मींस दोनों को एक दूसरे की जगह पे यूज किया जाता है। दैट इज पेरीन्यूरियम। देन एक और वर्ड आ जाता है एंडोन्यूरियम। ठीक है, अभी एंडोन्यूरियम जो है बेसिकली ये भी एक शीट है जो इंडिविजुअल नर्व को क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है, यानी फाइबर्स नहीं, इंडिविजुअल नर्व जो है उसको सराउंड कर रहा है। दैट इज एंडोन्यूरियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगर आपको देखने को मिल जाए तो जस्ट बिकॉज न्यूरियम वर्ड यूज किया गया है, सो आपको ये समझ लेना है कि ये किसी ना किसी लेयर, यानी पर्टिकुलर नर्व या नर्व बंडल्स या नर्व फाइबर्स, इनको कवर जिसने किया है उसके बारे में बात हो रही है। तो ये आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। दैट इज द वर्ड्स, मींस ये तीन वर्ड्स जो आपको मैंने बता दिए। तेजस, ब्लड ब्रेन बैरियर पार्ट ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वही जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एग्जैक्टली वो किसका पार्ट है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बट क्योंकि मैं आपको टिश्यू के बारे में बता रही थी तो न्यूरोग्लिया एक्चुअली ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है। ओके, तो ओवरऑल जो ब्रेन है उसके बीच में और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक बैरियर होना जरूरी है, तो वो बैरियर क्रिएट करने का काम जो है वो न्यूरोग्लिया कर रहा है। सो दिस इज अबाउट न्यूरल टिश्यू। शैल आई चेंज द स्लाइड? यस मैम। ओके,
सो अभी ओवरऑल अगर मैं नर्वस सिस्टम को डिवाइड करूं कि एग्जैक्टली नर्वस सिस्टम किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो दो चीजें हैं. फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन नेक्स्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो बेसिकली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उनमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं? योर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड. तो इस तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ. ये ब्रेन हो गया और उससे इलोंगेटेड स्पाइनल कॉर्ड जिसको आपका वर्टिब्रा कवर करता है. सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इसका पार्ट है. तो पहली चीज हो गई ये, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. देन इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्या होंगे? ब्रांचेस होंगे. तो मैं नए कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ इनको कि ये सपोज आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. इनको नेटवर्किंग प्रोवाइड करना या फिर इनको कनेक्टिविटी देना अलग अलग बॉडी पार्ट्स के साथ, ताकि वो इंटरनल और एक्सटर्नल जो लेयर है, इंटरनल और एक्सटर्नल जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको प्रॉपरली परफॉर्म कर पाए. दैट इज डन बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स आ जाते हैं. फर्दर इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एक हो जाता है सेंसरी और एक हो जाता है मोटर. अभी सेंसरी और मोटर क्या होते हैं? सेंसरी मतलब जो मैसेज को ब्रेन तक लेकर जाए, यानी जो पर्टिकुलर साइट है वहां से जो भी स्टिमुलस मिला, यानी जो भी मैसेजेस रिसीव किए, उस मैसेज को ब्रेन तक लेकर जाना है एनालिसिस के लिए. दैट इज सेंसरी, यानी कुछ सेंस किया इन्होंने, दैट इज सेंसरी. मोटर मतलब, मोटर मीन्स कि जब ब्रेन से वो साइट पे आता है, यानी जब ब्रेन का आंसर आता है, रिस्पॉन्स आता है कि ओके ये चीज हुई है तो इसका रिस्पॉन्स हम इस तरीके से देंगे. दैट इज डन बाय मोटर नर्वस सिस्टम. सो दिस इज फ्रॉम ब्रेन टू साइट. ये मैं शॉर्ट फॉर्म में ही आपको बता रही हूँ. सो दिस इज बेसिकली आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अभी इनके भी फर्दर टाइप्स है, वो हम नर्वस सिस्टम के टाइम पे पढ़ेंगे, अभी नहीं. तो मेरा क्यों, मतलब मैं मोटिव क्या है ये चीज आपको बताने का. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका मेजर कंस्टिट्यूएंट जो है वो न्यूरोग्लिया है, दैट इज देयर. बट जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें जो नेटवर्किंग और ब्रांचिंग हो रही है दैट इज डन बाय बेसिकली न्यूरॉन्स. सो इसीलिए यही सेम नेमिंग पे न्यूरॉन्स का भी क्लासिफिकेशन होता है. सो नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स. सो बेसिकली जो न्यूरॉन्स हैं वो डिवाइडेड हैं थ्री मेजर टाइप्स में. पहला है सेंसरी, देन मोटर, एक और थर्ड आ जाता है रिले. आई विल राइट हियर कि कौन कौन से हैं. पहला सेंसरी न्यूरॉन, अभी आपको उसका मीनिंग समझ में आ गया, वो सेंसरी है, इसका मीनिंग क्या है. देन मोटर एंड देन रिले. मैं रिले आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली ये क्या है. सेंसरी तो समझ में आ गया कि चीजों को रिसीव करना, मैसेजेस को रिसीव करने का काम सेंसरी है. तो इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया है अफरेंट. तो बेसिकली क्या कर रहा है? रिसीविंग द सिग्नल्स एंड ट्रांसमिटिंग टूवर्ड्स ब्रेन. ये हो गया सेंसरी. देन मोटर के बारे में. मोटर को हम क्या बोलते हैं? इफरेंट, यानी ये इफेक्ट दिखाएगा कि जो चीज सेंस की उसका इफेक्ट क्या है, वो मोटर नर्व्स वो मैसेजेस कैरी करते हैं. सो दे व्हाट दे डू, दे शो रिस्पॉन्स, जो कि कहां से आता है? फ्रॉम ब्रेन. तो ये ब्रेन की तरफ लेके जा रहा है और ये ब्रेन से मैसेजेस लेके आ रहा है, दैट इज मोटर. अब रिले को दूसरा नाम है इंटर न्यूरॉन्स बोलते हैं या फिर कनेक्टर भी कहते हैं. इंटर न्यूरॉन्स और कनेक्टर. अभी कनेक्टर वर्ड से मीनिंग थोड़ा समझने की कोशिश करना. इनका काम क्या है? सेंसरी और मोटर को कनेक्ट करवाना, यानी सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है. एग्जाम्पल देती हूँ. अभी
आपको कहाँ पे दर्द, अगर सपोज आपने कोई गर्म पतीला हाथ से टच किया, आपके फिंगर्स क्या हो गए, बर्न, तो पेन कहाँ से सेंसेशन फील होगा, फ्रॉम योर फिंगर टिप्स ओनली, यानी अब किसी और बॉडी पार्ट से, आपके पैरों से तो दर्द नहीं महसूस होगा। तो जिस पार्ट पे डैमेज हुआ है वही पार्ट में क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स जा रहा है। सो वो जो कनेक्शन है, वो जो कम्युनिकेशन है या बैलेंसिंग है, वो कौन करवाता है, रिले न्यूरॉन। सो इसीलिए इसको हम इंटर न्यूरॉन या फिर कनेक्टर न्यूरॉन कहते हैं। ओके, सो दैट इज द मेन फंक्शन। सो ये क्या करता है, कनेक्ट्स सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन्स। रिले सेंटर हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। तो यानी जो मैसेजेस हैं, ओवरऑल मैसेजेस हैं, उनके एनालिसिस में हेल्प करवा रहा है रिले न्यूरॉन। सो ये मेजर 3 टाइप्स के न्यूरॉन हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर, दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। मैं यहाँ पे लिखती हूँ ब्रैकेट में, इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस या फिर कह लो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके हिसाब से ये 3 टाइप के न्यूरॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। सबको बात समझ में आई पूरी? यस यस मैम। ओके, यस मैम। कोई डाउट कि टाइप ऑफ न्यूरॉन्स क्या है, कौन सा सेंसरी है, कौन सा मोटर है, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो मैम। ओ ओके ओके, मैं स्लाइड चेंज करूं? यस मैम। ओके, सो ये हो गया हमारा ओवरऑल न्यूरॉन के 3 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। अभी फंक्शन तो हो गया, तो इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ना थोड़ा जरूरी है। सो जस्ट गिव मी 5 मिनट्स ऑफ टाइम, मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ अबाउट द न्यूरॉन। ओके, सो बेसिकली ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर। इसको आपने हर जगह देखा होगा, इस टाइप के स्ट्रक्चर न्यूरॉन्स के, और आपको आधे से ज्यादा लेबलिंग्स पता भी होगी फॉर श्योर। बट स्टिल एक बार न्यूरॉन्स के बेसिक डिटेल्स और उनकी अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम देयर टिप, वन एंड से हम स्टार्ट करेंगे और दूसरे एंड पे जाएंगे। तो टॉप से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ये जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, that branch structure is known as dendrites. इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। इनका मेजर काम क्या है, सारे सिग्नल्स को रिसीव करना। तो रिसीविंग पॉइंट पे हमेशा डेंड्राइट्स ही रहते हैं। देन ये जो लेयर है, बाहर की लेयर, ये हो गया न्यूरॉन का सेल मेम्ब्रेन। देन ये जो राउंड बिग ब्लैक स्ट्रक्चर बनाया है, दैट इज द न्यूक्लियस।
उसके अलावा ये जो मैं स्मॉल डॉट्स बना रही हूं, दैट इज नथिंग बट द निसल्स ग्रैन्यूल। इनका काम है प्रोटीन्स, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको बनाना, उनका सिंथेसिस करवाना। देन ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये जो येलो कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको कहते हैं न्यूरोफिब्रिल्स। ये फाइब्रस स्ट्रक्चर्स हैं। देन अब आ जाओ नीचे। अब ये जो इलोंगेटेड पार्ट, यानी जो ये साइटोप्लाज्मा है या ओवरऑल जो सेल बॉडी, यानी ये पूरे पार्ट को कंबाइनली हम कहेंगे सेल बॉडी। तो ये चीज हो गई आपकी सेल बॉडी। तो ये जो सेल बॉडी जो आगे एक्सटेंड हो जाती है, एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, इसको हम कह रहे हैं एक्सॉन। सो दिस स्ट्रक्चर इज एक्सॉन। अब ध्यान से देखना कौन से पॉइंट्स पे क्या क्या लेबल हुआ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये तो हो गया इतनी चीज। दूसरा, एक्सॉन को एक शीट कवर करके रखती है, उसको हम कहते हैं माइलिन शीट। तो इसकी कवरिंग वाली मैंने जानबूझ के 2 लेयर्स बनाए हैं, तो जो कवर कर रही है वो अंदर की लेयर, दैट इज माइलिन शीट। पहली चीज। दूसरा, ये माइलिन शीट के ऊपर, यानी जो उसके ऊपर एक और लेयर है, ये हो गया आपका न्यूरिलेमा। यही न्यूरिलेमा है जिसका दूसरा नाम श्वान सेल्स भी है, जो मैंने न्यूरोग्लिया के टाइम पे आपको बताया था। और क्योंकि इन्होंने न्यूरॉन को कवर किया है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं न्यूरिलेमा या फिर श्वान सेल्स। श्वान सेल्स का काम क्या है? सिक्रीट करना माइलिन शीट को। और माइलिन शीट क्या प्रोवाइड करता है? इंक्यूबेशन, सॉरी इंसुलेशन। तो इंसुलेशन जो मैंने यहाँ पे कहा था, ये जो 2 पॉइंट्स आपको दिखाए थे, इट मींस जो इंसुलेशन हो रहा है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ माइलिन शीट्स ओनली। ओके, तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर। दूसरा, ये जो ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, तो ये जो ब्लैक डॉट्स हैं, दैट इज नथिंग बट द न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल्स। ये एक चीज। दूसरा, ये तो हो गया, ये पार्ट स्टॉक वाला पार्ट कवर हो गया। देन ये जो सेंटर मींस ये जो नोड्स, हर जगह ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया है माइलिन शीट का, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहा जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर। याद नहीं होगा तो नोड्स ऑफ रणवीर भी याद रखोगे तो भी बहुत है, याद आ जाएगा उस टाइम पे ऑप्शन देख के। ओके, नेक्स्ट ये जो एंड है, यानी एक्सॉन अब हो गया एंड, यहाँ पे उसका टर्मिनल पॉइंट। सो इसीलिए इस रीजन को हम कहते हैं टर्मिनल एंडिंग। और ये जो ब्रांचेस बने हैं, तो ये हो गए टर्मिनल ब्रांचेस। एंडिंग के साथ साथ दे आर ऑल्सो द ब्रांचेस। सो बेसिकली ये क्या है? ओवरऑल एक लिटिल बिट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू न्यूरॉन, कि ये लेबल डायग्राम है आपके न्यूरॉन का। तो यानी रिसीविंग पॉइंट, अभी देखो मैसेज एग्जैक्टली ये इंपल्स फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, पहले तो मैसेज ट्रांसमिशन जो होता है, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। मैं अभी लिखूंगी थोड़ी देर में, बट मूवमेंट देख लो। रिसीविंग पॉइंट आपका डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स के बाद उसको कलेक्ट कौन कर रहा है? सेल बॉडी। ये सेल बॉडी वो सारे मैसेजेस को कलेक्ट कर रहे हैं एंड कहाँ पुश कर रहे हैं? टूवर्ड्स एक्सॉन। एक्सॉन में क्या है? माइलिन शीट। अब माइलिन शीट जो है वो क्या करवाते हैं? इंपल्सेस को जंप करवाते हैं, ताकि मैसेज और फास्ट पहुंच जाए। और जब पहुंचता है तो एंड में कहाँ चला जाता है? टर्मिनल एंडिंग पे। टर्मिनल एंडिंग, और उसके बाद जो एकदम एडजेसेंट पे दूसरा न्यूरॉन होगा, वो न्यूरॉन जो है उसमें और इस न्यूरॉन में थोड़ा गैप हो गया। तो वो जो गैप होता है, दैट इज सिनेप्सिस। 1 बाय 1 मैं सब लिखूंगी, बट अभी मैं आपको फ्लो बता देती हूँ। सो दिस इज द फ्लो ऑफ ट्रांसमिशन, फ्लो ऑफ, you can say, electrical impulse.
तो फ्लो का अगर कोई पूछेगा तो कहाँ से, फ्रॉम डेंड्राइट्स टू टर्मिनल एंड, ये फ्लो है। देन इस न्यूरॉन के बाद दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है, तो वो जो गैप आ रहा है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, उसको हम क्या कह रहे हैं, सिनेप्सिस। यानी जंक्शन पॉइंट, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन है, वो जंक्शन को हम बोलेंगे सिनेप्सिस। ओके, ये हो गया एक इंपॉर्टेंट चीज, एंड ये वर्ड जो है ये हमेशा याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिनेप्सिस क्या होता है। ओके, ये एक चीज। दूसरा, समटाइम्स आपको ना ही माइलिन शीथ वर्ड दिया जाएगा, ना ही न्यूरिलेमा दिया जाएगा, आपको एक तीसरा वर्ड दिया जाएगा जो कि इनका कॉम्बिनेशन है। तो अगर न्यूरिलेमा और माइलिन शीथ को कंबाइन करोगे तो जो टर्मिनोलॉजी होती है दैट इज नोन एज मेड्यूलरी शीथ। दिस वर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और मैसेजेस किस फॉर्म में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अभी एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताना है, जैसे ही सिनेप्सिस पे आते हैं या फिर कह लो वो गैप के बीच में आएंगे, यानी टर्मिनल एंड, ये लास्ट पॉइंट हो गया। अब इसके बाद दूसरा डेंड्राइट स्टार्ट होगा, बट बीच में थोड़ा सा स्पेस आ रहा है, तो वो जो स्पेस है ना, उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू केमिकल इंपल्स। सो यू कैन राइट, एवरीवन कैन राइट, ओके। सबको ये सेंटेंस सब लोग रीड करो और बताओ कि ये सेंटेंस समझ में आया कि नहीं, क्या कहना चाह रहे। यस, टेल मी, बात समझ में आई, क्या क्या कहा अभी तक। Students, am I audible or not? Are you all getting the points about neuron? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sure. So please response, give me some kind of response, either chat or call पे, कैसे भी, ताकि मुझे पता चले कि आपको बात समझ में आई। Okay. Any doubts still here about neuron? Giving you 1 minute. अगर कोई doubt है, then tell me. Okay, let's do one thing. Let's take a 5 minutes of break. Maybe it must be too much of information. So 5 minutes of break के बाद समीक्षा, okay, read one more time, try to recollect. अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो 5 minutes के बाद मैं आपको explain करती हूँ. Okay, take 5 minutes of break. Take means absorb all the information और उसके बाद मुझे बताओ अगर कोई doubts है तो. मैम, Yes. ऑटोनोमिकल नर्वस सिस्टम में दो टाइप है, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक, क्या मीनिंग है मैम उनका? So basically sympathetic and parasympathetic से मीनिंग है, sympathetic actions होते हैं आपके इमरजेंसी, पैरासिम्पैथेटिक एक्शंस होते हैं वापस से वो इमरजेंसी कंडीशन को नॉर्मल कर देना। ओके, सो नर्वस सिस्टम जब हम पढ़ेंगे दैट इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब भी आपको टेंशन क्या लेना है कि न्यूरॉन कैसा दिखता है,
उसके क्लासिफिकेशंस क्या हैं, वो टिश्यू के फॉर्म में क्या क्या करते हैं एक्शंस को, जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी इमरजेंसी के टाइम पे बॉडी अपने आप कौन कौन से एक्शंस लेती है, दैट इज योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी एड्रिनल रश जब होता है स्पेशली एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, वो लाइक ब्रीदिंग रेट जो इंक्रीज हो जाता है, आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, पल्स बढ़ जाते हैं, ये सब चीजें उसको बोलते हैं एक्शंस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब वापस से उसको नॉर्मल करना जरूरी है ना, तब पैरासिम्पैथेटिक वर्क करता है, यानी वापस से कहता है बॉडी को काम डाउन, जो भी अभी हो गया अब वापस से सबको नॉर्मल रेंज के अंदर लेकर आते हैं। सो दैट इज द मेजर फंक्शन। अंडरस्टूड रुचि? Yes, ma'am. ओके।
Okay, everyone are here? Yes. Yes, ma'am. ओके सो कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस पूछा है। अक्षता, मायोब्लास्ट अगर आप रिकॉल कर सको तो हमने ये चीज देखी थी कि जो मसल सेल्स होते हैं, मींस जिनसे मसल सेल्स बनते हैं, डेवलप होते हैं, हम उनको मायोब्लास्ट बोलते हैं। आपके नोट्स में कहीं लिखा होगा, नहीं ध्यान आ रहा तो फिर से आप लिख लो कि सेल्स विच गिव राइज टू मसल सेल्स यानी मस्कुलर सेल्स, दैट इज मायोब्लास्ट। नेक्स्ट पूछा है समीक्षा ने अबाउट केमिकल सिग्नल, वो समझ में नहीं आया। ओके, नो प्रॉब्लम। सो बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ना, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि दो न्यूरॉन्स के बीच में, मैं ये स्लाइड चेंज कर रही हूँ, सपोज ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो हो गया एक डेंड्राइट, दूसरा ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है। तो ये एक दूसरे से टच में नहीं रहते, हमेशा इनके बीच में एक गैप रहता है। तो ये जो गैप है इसी को हम बोलते हैं सिनेप्सिस। तो वो जो गैप है यानी सिनेप्सिस के बीच में ट्रैवल करने के लिए कोई एक मीडियम चाहिए, वरना मैसेज पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। तो वो जो यहां तक मींस न्यूरॉन की बॉडी जहां तक होती है वो चीज होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और न्यूरॉन की बॉडी जैसे खत्म होती है, सिनेप्सिस आते हैं, वो चीज कन्वर्ट हो जाती है इनटू केमिकल इम्पल्स या केमिकल सिग्नल्स। और वो केमिकल सिग्नल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये वर्ड आप नर्वस सिस्टम में पढ़ोगे, लिख लो अभी कहीं कॉर्नर में, स्टार मार्क भी कर लेना, दिस इज व्हाट न्यूरोट्रांसमीटर इज। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर ही ये जो थोड़ा सा स्पेस होता है उस गैप में ट्रैवल करते हैं ताकि फिर से नेक्स्ट न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है वो उस सिग्नल को फिर से कैच कर ले और रिसीव कर ले, और इसी तरीके से पूरा जो चेन है वो उस तरीके से चलता रहता है। दैट इज योर बेसिकली केमिकल इम्पल्स, या कह लो आपका सिग्नलिंग, कि किस तरीके से सिग्नलिंग होती है। अंडरस्टूड नाउ? यस मैम। ओके, यस। समृद्धि, आपने हैंड रेज किया था क्या? ये शर्वारी, सॉरी, नो मैम। या शर्वारी। मैम, जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होती है उसको साइटोन और पेरिकैरॉन भी कहते हैं क्या? हाँ, कह सकते हो। सो मोस्टली साइटोन आप बोल सकते हो उनको, या फिर सेल बॉडी कॉमनली उनको ये कहा जाता है क्योंकि सेल बॉडी से कभी कंफ्यूजन नहीं होता, ये रीजन है। तो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम सेफर साइड ये टर्मिनोलॉजी ही यूज करते हैं। क्वेश्चन में अगर कभी आता भी है तो सेल बॉडी ही पूछा जाता है। ओके, यहां तक पक्का सबको समझ में आया? ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है हमारा नर्वस सिस्टम, बस एक लास्ट पॉइंट्स रह गए हैं। अभी इससे पहले न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन उसके फंक्शन के बेसिस पे देखा था। इस टाइम पे यानी उनका जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो देखना है बेस्ड ऑन देयर शेप और उनका पोजीशन, कि वो एग्जैक्टली किस तरीके से दिखते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है। सो क्लासिफिकेशन कह लो या फिर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन स्ट्रक्चर वाइज। कैसे? सो स्ट्रक्चर के हिसाब से बेसिकली 3 टाइप के न्यूरॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। पहला है यूनिपोलर, दूसरा है मल्टीपोलर, तीसरा है बायपोलर। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या है? जो यूनिपोलर है उसमें बेसिकली सिंगल प्रोसेस है। सिंगल प्रोसेस इन द सेंस, मैं डायग्रामेटिकली भी यहीं पे पैरेलली आपको दिखा रही हूँ कि एक सेल बॉडी से एक ही प्रोजेक्शन हो रहा है, एक मेन एक्सिस निकल रहा है, दैट इज योर यूनिपोलर। अब ये मेन एक्सिस बाद में दो चीज में स्प्लिट हो जाएंगे, तो एक बन जाएगा डेंड्राइट और एक बन जाएगा एक्सॉन। सो हाउ यू ऑल विल राइट कि सिंगल प्रोसेस emerging from cell body and further dividing into one axon and one dendrite.
सो ये हो गया आपका यूनिपोलर, यानी आपको दूसरे ऑपोजिट रीजन में और कोई भी एक्सेस नहीं दिखेगा। दूसरा मल्टीपोलर, मल्टीपोलर मतलब कि इनके क्या है, मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, यानी बहुत सारे अपेंडेजेस बाहर हैं। सो यू कैन राइट मल्टीपल प्रोसेसेस। आई विल शो द डायग्राम ऑल्सो कि एग्जैक्टली मल्टीपोलर कैसे दिखते हैं, यानी या तो डेंड्राइट्स, एक्सॉन एक ही रहेगा बट डेंड्राइट्स के बहुत सारे प्रोसेसेस बाहर निकले रहेंगे। एग्जैक्टली ये कैसे कहाँ पे पाए जाते हैं, मोस्टली मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन, इनमें ये मैक्सिमम मल्टीपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। यूनिपोलर कहाँ पे होता है, सेंसरी के केस में होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स में यूनिपोलर है। देन बाइपोलर, बाइपोलर मतलब टू प्रोसेसेस, सो टू प्रोसेसेस यानी दो एक्सटेंशन सेल बॉडी से निकल रहे हैं। ओके, सो वन इज एक प्रोसेस क्या होगा, दैट विल बी डेंड्राइट, एंड अदर इज एक्सॉन। ये कहाँ होते हैं इस टाइप के, बेसिकली ये आपकी आंखों का जो रेटिना है वहां पे इस टाइप के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसका लोकेशन कहाँ है, रेटिना ऑफ आई। ठीक है, तो ये हो गए आपके मेजर थ्री टाइप ऑफ न्यूरॉन्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। नाउ लेट मी शो यू द डायग्राम की एग्जैक्टली दिखते कैसे हैं। चेक, वो यहाँ पे आपके मॉड्यूल में अगर नहीं होगा देन आई विल शो यू फ्रॉम द गूगल लिंक। ओके, मैं आपको शेयर कर रही हूँ, सबको स्क्रीन दिख रहा है। राइट साइड का मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, राइट साइड का डायग्राम देखना। आई विल जूम। ओके, ये डायग्राम डिटेल में सबको समझ में आ रहा है क्या कह रहा है। यूनिपोलर का मीनिंग क्या था, यूनिपोलर का मीनिंग था कि आपका जो भी बॉडी है ये सेल बॉडी से एक ही प्रोसेस निकल रहा है और वो बाद में स्प्लिट होगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। एक्सॉन में, डेंड्राइट्स में उसको जैसे स्प्लिट होना होगा वैसे होगा। बायपोलर के केस में क्या है, दो क्या बोलते हैं कि प्रोसेसेस यानी दो अपेंडेजेस निकल रहे हैं, दैट इज बायपोलर। एंड मल्टीपोलर के केस में क्या हो रहा है कि आपके मल्टीपल प्रोसेसेस निकल रहे हैं, जो मैंने आपको टिपिकल न्यूरॉन डायग्राम में दिखाया था। समझ में आया डिफरेंस? किस क्लास प्लीज रिस्पॉन्ड इफ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस मैम, थोड़ा यूनिपोलर और बाइपोलर का फिर से डिफरेंस बताओ ना। देखो, यूनिपोलर मींस कि बॉडी से सिर्फ एक ही एक्सटेंशन है, पूरी बॉडी पे फोकस करो आप लोग और फिर देखो कि वो बॉडी से कितने एक्सटेंशंस हैं। यहाँ पे एक ही एक्सटेंशन है, यहाँ पे बॉडी से दो मेजर एक्सटेंशंस हैं, राइट। डिफरेंस मेजर समझ में आया? ये पर्टिकुलर जो सेल बॉडी है यहाँ से आपको दो मेजर एक्सटेंशंस दिखेंगे, दैट इज बाइपोलर, यानी दो एक्सटेंशंस निकले या दो प्रोसेस निकले। बट यूनिपोलर के केस में बॉडी से सिर्फ एक ही प्रोसेस है, यानी एक ही अपेंडेजेस निकले हैं। बात समझ में आई? यानी एक ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो बाद में स्प्लिट हुआ। यस वो थ्रेड जो है वो बाद में दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, बट वो जो स्प्लिट हुआ है ये बॉडी से अटैच्ड नहीं है ना। सो सेल बॉडी हमारा सेंटर पॉइंट है और
और हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ओके, सो मेजर जो हमारा रेफरेंस रीजन है दैट इज योर सेल बॉडी। अब मल्टीपोलर के केस में क्या हो रहा है, ये सेल बॉडी से न जाने कितने सारे प्रोसेसेस निकले हैं इन मल्टीपल डायरेक्शन। गॉट इट? डिफरेंस समझ में आया? अभी सेल बॉडी को अगर ध्यान में रखोगे तो इनके डिफरेंट डिफरेंट आपको प्रोजेक्शंस की वजह से समझ में आएगा कि इनके बीच में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। ओके, किस किस को अभी तक नहीं समझ में आया? यू हैव टू रेज योर हैंड। सबको समझ में आ गया? यस मैम। ओके, सो अगर ये हो गए हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर शेप एंड इनका स्ट्रक्चर कि कैसा है। एक हमारा फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन था, ये क्लासिफिकेशन इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे है। सो दिस इज अबाउट न्यूरॉन। न्यूरॉन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इतनी ही थी और वो मैंने आपको दे दी। अभी जब आप मॉड्यूल देखोगे, मॉड्यूल में आपको ये जो न्यूरॉन है ना, इसका मेजर स्ट्रक्चर जो है, मींस मेजर जो लेबलिंग है, इस पे लिखा हुआ है डायग्राम ऑफ मोटर न्यूरॉन। अभी डायग्राम ऑफ मोटर न्यूरॉन क्यों लिखा है? क्योंकि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मोटर न्यूरॉन मल्टीपोलर है, और जो अब तक हम टिपिकल न्यूरॉन का डायग्राम पढ़ते आए थे वो एक मल्टीपोलर न्यूरॉन का डायग्राम है, राइट? क्योंकि ये जो सेल बॉडी है इससे मल्टीपल ब्रांचिंग या कह लो मल्टीपल प्रोसेसेस इमर्ज हो रहे हैं इन सेवरल डायरेक्शन। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना कि वो जो न्यूरॉन है वो तो सिर्फ मोटर न्यूरॉन है, तो बाकी न्यूरॉन्स का क्या होगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, आप बस प्रोसेसेस यानी उस पर्टिकुलर सेल बॉडी से किस टाइप का अपेंडेजेस निकलेगा उसमें बस आपको चेंजेस क्रिएट करने हैं, दैट्स इट। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बुक अगर बदलती है, चेंज होते हैं बुक्स, तो कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। ओके, शैल आई चेंज द स्लाइड? यस मैम। ये तो हो गया अबाउट न्यूरॉन्स। एक लास्ट पॉइंट रह गया है हमारा न्यूरोग्लिया का, क्योंकि न्यूरोग्लिया आपको मैंने इंट्रोडक्शन तो दे दिया, बट उनके भी डिफरेंट उनमें भी सेल्स या कह लो कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन्वॉल्व हैं, उनके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो कि उतने ही इंपॉर्टेंट है और इनका यूनिक रोल भी है। तो पहली चीज अब मैं आपको बता रही हूँ, न्यूरोग्लिया बना किन किन चीजों से है। तो जो पहला टाइप का सेल इसमें प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोसाइट्स। अभी एस्ट्रोसाइट्स का मेजर वर्क क्या होता है? इनका काम है ब्लड ब्रेन बैरियर बनाना, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। सो एक्चुअली इसका काम है टू प्रिपेयर ब्लड ब्रेन बैरियर। ये एक चीज। उसके साथ साथ और क्या क्या काम करेगा ये? उसके साथ साथ ये रिपेयर करता है नर्व टिश्यू। अगर नर्व टिश्यूज या न्यूरॉन्स में अगर कोई डैमेज हो गया तो उसके रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। सो दे आर हेल्पिंग इन रिपेयरिंग। ये एक फंक्शन हो गया। उसके बाद कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, इनका जो क्या बोलते हैं, ओवरऑल साइज जो होता है, इट इज वेरी लार्ज। दे आर लार्ज इन साइज एंड दे आर मैक्सिमम नंबर, मीन्स दे आर प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर। यानी पूरे न्यूरोग्लिया में सबसे ज्यादा एस्ट्रोसाइट्स ही प्रेजेंट होते हैं। ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो हो गया अबाउट एस्ट्रोसाइट्स। दूसरी चीज, सेकेंड पार्ट है हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अभी जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं ये क्या करते हैं? माइलिन शीथ प्रिपेयर करते हैं। सो दे फॉर्म माइलिन शीथ, बट कहाँ? इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्योंकि माइलिन शीथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी बनता है, माइलिन शीथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी बनता है। सो पेरिफेरल के लिए तो श्वान सेल्स हो गए थे। जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं वो हो जाएंगे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जिसका मेजर वर्क है इंक्यूबेटर का काम करना। सो दे हेल्प इन सिक्रीटिंग माइलिन शीथ।
थर्ड टाइप हमारे पास आ गया, आपके पास आएगा माइक्रोग्लियल। माइक्रोग्लियल यानी न्यूरोग्लिया है, एट द एंड हम न्यूरल टिश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। माइक्रो वर्ड इसलिए यूज किया है, दे आर वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, कह लो स्मॉलेस्ट है इन पूरे के पूरे सेल्स में। सो माइक्रोग्लियल इनका मेजर काम है फेगोसाइटोसिस। अब बच्चे बताओ कितने बच्चों को फेगोसाइटोसिस का मीनिंग पता है या याद है? एनीवन हु विल आंसर मी कि फेगोसाइटोसिस क्या होता है? ओके, यस मैथ्रियल। Ma'am, the process through which amoeba engulfs its food. Correct, good. Yes, Sanika, what do you think? यस मैम, करेक्ट ही बताना था। Okay, Sidra, any other answer? It gives immunity. Okay, good. Sharwari, any other answer? नो मैम, वही बताना था। ओके ओके, मीन्स सब अग्री कर रहे हैं कि बेसिकली समीक्षा ने होलोजोइक वर्ड यूज किया है, दैट इज आल्सो गुड एक्चुअली। सो फेगोसाइटोसिस क्या है? ईटिंग प्रोसेस। सेल जब पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मैटर या अपना फूड या कोई भी सब्सटेंस जो है वो उसको कंप्लीटली इंगल्फ कर लेता है और अपने साइटोप्लाज्मा में के अंदर एम्बेड कर देता है, उस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ये हमारे इम्यूनिटी सेल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया या वायरस होंगे तो उनको कंप्लीटली इनगल्फ करेगा अगर कोई भी सेल, तभी हमें इम्यूनिटी मिलेगी। अगर वो उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो कुछ बचेंगे, कुछ जिंदा रहेंगे और वो हमारी बॉडी को फर्दर अफेक्ट करते जाएंगे। सो दिस इज हाउ दे ईट, और वो पूरे के पूरे बॉडी को क्लीन रखने में मदद करते हैं। ये मैं जनरल स्टेटमेंट दे रही हूँ ऑफ इम्यूनिटी, बट हमारे ब्रेन को भी इम्यूनिटी की, थोड़ी एक्स्ट्रा इम्यूनिटी की जरूरत है। सो वही माइक्रोग्लिया का काम है। सो माइक्रोग्लियल सेल्स बेसिकली क्या कर रहे हैं? फेगोसाइटोसिस के मदद से बॉडी को, सॉरी ब्रेन को इम्यूनिटी या ओवरऑल नर्वस सिस्टम को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दैट इज द बेसिक फंक्शन। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों के लिए, ये पूरे के पूरे न्यूरल टिश्यू में सारा ओरिजिन एंडोडर्मल है एक्सेप्ट माइक्रोग्लिया। सो माइक्रोग्लिया इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। बस ये एक्स्ट्रा आपको याद रखना है। सब कुछ एंडोडर्मल है, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोग्लियल सेल्स ही ऐसे हैं जो कि मेसोडर्मल है ओरिजिन वाइज। ओके, यहां तक न्यूरल टिश्यू ओवरऑल सबको समझ में आया? इतना ही है बस। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. यस ओके, मैम। Yes, चलो ma'am. लेट्स डिस्कस अबाउट लास्ट टाइम्स होमवर्क। क्या क्या होमवर्क था? किसने पहले तो किया है होमवर्क? ओके, अक्षता, तेजस एज यूजुअल। बाकी बच्चे होमवर्क नहीं करते आप लोग? यस, अक्षता, क्योंकि आपने मुझे याद दिलाया है, सो टेल मी व्हाट वाज द क्वेश्चंस? Yes, ma'am. Granulated and agranulated बताना था। तो granulated means white blood cells, वो contains करते हैं numerous granules in cytoplasm. Granules means small particle, और वो visible होता है by light microscopy. करेक्ट। And वो means उसका structure, any means and agranulated means white blood cells contains few granules in cytoplasm and spherical nucleus. ओके ओके, गॉट इट, गुड, वेरी गुड। यस तेजस, अब आपसे मैं ये पूछ रही हूँ कि जो मैंने बताया था अबाउट ग्रैन्युलेटेड और अग्रैन्युलेटेड, वो सही था या गलत था? क्योंकि ये भी पता करना था, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे वो गलत था। सो टेल मी, सो दैट मैं भी अपने आप को करेक्ट करूं। ग्रैन्युलेटेड और ग्रैन्युलेटेड है ना, हम्म, उसमें मॉड्यूल में उसके 2 टाइप्स, मेन टाइप्स में बोला है, ग्रैन्युलेटेड एंड अग्रैन्युलेटेड। वहाँ पे ग्रैन्युलेटेड के 3 टाइप्स, ग्रैन्युलेटेड के 2 टाइप्स बोले, और Okay. नीचे प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी कि इसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया था। ओके, बट ग्रैन्युलेटेड के 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? नो मैम, ग्रैन्युलेटेड के 3 टाइप्स वो है ऑसिपिडल्स, बैसोपिडल्स एंड न्यूरोटोपिडल्स। ओके ओके और ग्रैन्युलेटेड के मोनोकॉट एंड लाइपो मोनोकॉट्स। ओके, गुड गुड। यस सिद्रा। मैम,
यस तेजस। वो दूसरा वाला भी बता दो क्या होमवर्क? नहीं, मैं नेक्स्ट सिद्रा से पूछती हूँ। वेरी गुड तेजस, मींस जो आपने पढ़ा एटलीस्ट बच्चे आप लोग कंफ्यूज मत होना। अगर कुछ भी है जो मैंने कहा है, बुक में है, रेफरेंस बुक में है, कहीं भी कुछ भी आपको लगता है इंफॉर्मेशन मैच नहीं हो रही, इमीडिएटली आस्क मी। और पैनिक होने से पहले जस्ट रीड आउट, मतलब प्रॉपरली आप रीड करो, क्वेश्चंस ढूंढने की कोशिश करो, उसके सही आंसर ढूंढने की कोशिश करो, देन करेक्ट करो। ओके, सो क्या होगा अगर आप पैनिक हो गए तो फिर आप सारी चीजें क्या बोलते हैं कि भूल जाओगे। मीन्स आपको राइट आंसर क्या है या राइट पाथ क्या है वो आपको पता नहीं चलेगा। दैट इज द मेन रीजन। यस सिद्रा, अबाउट अदर क्वेश्चन। Ma'am, in next homework, you told to read about muscle type, that is skeletal muscle and cardiac muscle, which is already done. Okay, but you understood before, means after reading you understood before today's class। ma'am. आपको ये चीजें पहले से क्लियर हो गई थी। और पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्टिन और मायोसिन का फंक्शन। ये बात सबको समझ में आई कि एक्टिन और मायोसिन कैसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं, वो कैसे हो रहा है बेसिकली। तो क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं मैं वो बता देती हूँ। अगर मसल टिश्यू से आता है तो पहली चीज तो वो माइक्रोफिलामेंट्स या प्रोटीन्स कौन से हैं, तो वो हो गया एक्टिन एंड मायोसिन। दूसरा, कौन सा केमिकल कंपाउंड है जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में कंट्रीब्यूट करता है, सो दैट इज कैल्शियम आयन। ओके, ये याद रखना है। देन बैंड्स बहुत ध्यान से देखना, लाइट बैंड्स कौन से हैं, डार्क बैंड्स कौन से हैं, कौन सी डिस्क या जेड लाइन क्या है, ठीक है, एच लाइन क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं। देन एक्टिन और मायोसिन का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, और अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कौन किसके अंदर स्लाइड हो रहा है। हमेशा एक्टिन यानी जो थिनर पार्ट है वो ही स्लाइड होगा मायोसिन के पास। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये कुछ चीजें हैं जो मसल्स के केस में पूछी जाती है। मीन्स आपका अगर लेवल टफ करना होगा तो यहाँ से आएगा, अदरवाइज बाकी सब तो इजी है। आपको बाकी सारी चीजें अब इजीली पता ही, उनका फंक्शन पता है, लोकेशन समझ में आता है आपको, देन थोड़ा उनका ओरिजिन पता है, कुछ टर्मिनोलॉजी, सार्कोलीमा क्या होता है, सार्कोप्लाज्मा क्या होता है, ये सारी चीजें इजी, ये इजी पार्ट हो गया। बट अगर टफ पार्ट होगा तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो फोकस ऑन दीज टर्मिनोलॉजीज। ओके, समृद्धि, इट्स ओके, यू कैन सेंड मी, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। बट एक और चीज बच्चे, आप लोग जो भी कह रहे हो, जो भी होमवर्क है, सबको प्लीज लिखो, प्लीज मेंटेन द नोटबुक। आई एम ऑलवेज रिपीटिंग एवरी टाइम, मेंटेन द नोटबुक। ओके, ये एक इंस्ट्रक्शन मेरी साइड से। दूसरा, अभी ये आपके मसल्स जो हैं, सॉरी टिश्यूज जो हैं, वो कंप्लीट हो गया। 4 टाइप के टिश्यूज थे, विथ टाइप, विथ इंफॉर्मेशन, ओरिजिन, फंक्शन, लोकेशन, सारी चीजें हो चुकी हैं। अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, नेक्स्ट पढ़ना है अबाउट कॉकरोच। मींस एक एनिमल कंप्लीट एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ती है। तो हमारे हिस्से में कौन सा आया है, कॉकरोच आया है। कॉकरोच को समझना बहुत क्या बोलते हैं कि आसान है। उसको समझना इसलिए भी इजी है, रीजन इज कि वेरी सिंपल एनिमल। आप सबने देखा है कॉकरोच को, राइट? देखा है कि नहीं देखा है? Yes, ma'am. Yes, राइट। ma'am. सो अभी अगर समझ में भी ना आए, घर में सबके एक कॉकरोच तो मिल ही जाएगा, वो कॉकरोच को पकड़ के उसके सारे बॉडी पार्ट्स एक बार ऑब्जर्व कर लेना। तो देखो कॉकरोच के कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि जस्ट अपना एनिमल किंगडम खत्म हुआ है, तो कॉकरोच का फाइलम पता है आपको? ये पता चल जाएगा फाइलम कौन सा फाइलम है? Yes, ma'am. Arthropoda. आर्थ्रोपोडा। ये तो इजी हो गया। चलो मैं इसका क्लास बता देती हूँ, दैट इज इंसेक्टा। ये 2 चीजें जो ध्यान में रखनी है कॉकरोच की। देन इसके बाद कॉकरोच का दूसरा नाम, इसको साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, पेरीप्लैनेटा। वैसे पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना बोलते हैं, बट पेरीप्लैनेटा आप ध्यान रखो फिलहाल के लिए। देन इनका कलर कौन से कलर के हैं, या तो ब्राउनिश कलर होते हैं या ब्लैकिश कलर होते हैं, कहीं कहीं रेडिश ग्रीनिश कलर भी मिलता है कॉकरोचेस की, बट मेजॉरिटी ये कलर है। देन इनका हैबिटेट, इनका बेसिकली इनका प्रेजेंस कहाँ है, वैसे तो आपके घर है, बट आपके घर में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे डैम प्लेसेस होते हैं, मॉइस्चर ज्यादा है, इसलिए सिंक में मिलते हैं मोस्टली कॉकरोचेस, ये रीजन होता है। ठीक है, तो ये हो गया इनका मेजर हैबिटेट। देन इनका बिहेवियर, दे आर नॉकटर्नल। ये जनरल इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी इनमें से मैक्सिमम चीजें आपको पता होंगी।
नॉकटर्नल मतलब जो रात में जगते हैं उनको नॉकटर्नल कहते हैं, ठीक है। एंड उनका फूड हैबिट अगर मैं बोलूं सो दे आर ओमनिवोरस, जो मिला वो खा लिया इन्होंने, दैट इज ओमनिवोरस। तो ये हो गया कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। देन जो हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था, याद करो, आर्थ्रोपोडा की बॉडी जो होती है वो किन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। Abdomen. एब्डोमेन। राइट, तो ये हो गया इनकी बॉडी। ये बस मैं आपको फास्ट ये याद दिलवा रही हूँ कि एग्जैक्टली आर्थ्रोपोडा में क्या क्या इंफॉर्मेशन था। देन आर्थ्रोपोडा का एक और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स था, इनके पास क्या है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन। Yes. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इंट्रोडक्शन हो गया। यानी कॉकरोच को आप जानते हो, यानी बाहर से देखा है, आप जानते हो, समझते हो वो कहाँ बिलोंग करते हैं। अब हमें इन डेप्थ क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इन डिटेल उनका हेड, यानी हेड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, थोरेक्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, एब्डोमेन में क्या, और जो हमने उनके ब्रीफली उनके ईच एंड एवरी सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, यानी डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्शन, ये जो हमने ब्रीफली जनरल देखा था, अब वो कॉकरोच के लिए थोड़ा सा आपको इन डिटेल पढ़ना है, उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शंस पढ़ने हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम पूरा कॉकरोच ही पढ़ेंगे एंड इट विल बी वेरी इजी। आधे से ज्यादा चीजें आपको पता है, आपको सर्कुलेटरी टाइप पता है, सर्कुलेशन का क्या है, एक्सक्रीशन का आपको पता है, आर्थ्रोपोडा एक बार रिवाइज करके आना, सब कुछ वापस से याद आ जाएगा, और कॉकरोच लेके बैठना सब लोग, ठीक है? तो आपको सब पता चल जाएगा। मींस इट्स अ जोक, बट अगर जो लोग को बिल्कुल डर नहीं लगता वो कॉकरोच लेके भी बैठ सकते हैं, आराम से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे प्रेजेंट है, डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सिद्रा, देयर विल नॉट बी एनी नेक्स्ट होमवर्क। नेक्स्ट होमवर्क यही है, आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ो। अब टाइम आ गया बच्चे लेवल 1 सॉल्व करने का, कर लोगे टिश्यू का लेवल 1? Yes. 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 टिश्यूज पूरा हो चुका है, सिर्फ कॉकरोच के क्वेश्चंस छोड़ देना, बाकी सारे क्वेश्चंस कर लेना, इजी हो जाएगा। वो भी कॉकरोच का जनरल, अगर एनिमल किंगडम या आर्थ्रोपोडा रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो तो हो जाएगा आप लोगों से। ओके, सो लेवल 1 क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन यार आपको करना है, सारे टिश्यूज हो चुके हैं। देन नेक्स्ट क्लास में अगर कॉकरोच कंप्लीट हो गया तो हम एक क्विज फिर अरेंज करेंगे, जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे इस टाइम के लिए भी फिर एक क्विज सेशन और क्विज कम डाउट सेशन दोनों कंबाइनली अरेंज करेंगे, ताकि आपका प्रॉपर कंप्लीटली ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाए। यस तेजस। मैम अगर PNEMT 2 बैच की अगर एग्जाम होती है तो प्लांट किंगडम से आएगा ना पूरा? प्लांट किंगडम भी आएगा, अगर ये चैप्टर अगर एग्जाम से पहले खत्म होता है तो इससे भी आएगा फिर, और इट्स गुड, ज्यादा चैप्टर आएंगे तो आप लोग सारे चैप्टर बार बार रिवाइज भी करोगे। फिर एनिमल किंगडम भी हो चुका है आपका, देखती हूँ मैं कि आपको कितने चैप्टर्स देने हैं, बट 2 चैप्टर तो मैं दूंगी, 2 चैप्टर बनता भी है देना, या तो हम ऐसे रख सकते हैं प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ओके यस मैम, प्लांट किंगडम पर एग्जाम नहीं हुआ है। हाँ। कब होने वाली है एग्जाम? बच्चे मैं अवेयर नहीं हूँ एग्जैक्टली कब होगा, बट कमिंग वीकेंड पे शायद मैसेज आप लोगों को हो जाएगा, ग्रुप में बता दिया जाएगा आपका। अगर नहीं भी होता है, अगर मैसेज कोई नहीं आ रहा तो फिर समझ लेना कि अभी नहीं होगा, बट आई विल ट्राई। बहुत टाइम हो गया कि आप लोगों का प्रॉपरली एग्जाम नहीं हुआ है, सो वो उस चीज को हम तभी हैंडल करेंगे, हम देखेंगे कि एग्जैक्टली आपका कब और कैसे एग्जाम लेना है। बट पर्सनली मेरी साइड से तो मुझे लगता है कि आपका एक एग्जाम होना चाहिए तुरंत, मीन्स कमिंग वीकेंड में, सैटरडे संडे कभी भी होना चाहिए आप लोग का। इट्स हाई टाइम कि आप लोगों ने अब 4-5 चैप्टर कर लिए हैं ना, तो वो चैप्टर्स पे एक एग्जाम हो गया तो आप लोग अब जज करना स्टार्ट करोगे कि आपको किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो और कितना समझ में आ रहा है। ओके सानिका, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस क्या बोलते हैं कि इट मींस प्रोटोप्लाज्मा यानी आपका साइटोप्लाज्मा, प्रोसेस मतलब वो जो हमने डिस्कस किया उनका अपेंडेजेस, जो उनका क्या बोलते हैं कि दिस पार्ट, दिस एक्सटेंशन, दैट इज प्रोसेस। तो ये प्रोटोप्लाज्मा से एक्सटेंड हो रहा है, इसीलिए इसको प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस बोलेंगे। ओके देन समवन हैज आस्क्ड अबाउट अपोलर, शायद अपोलर न्यूरॉन्स। अक्षता, अपोलर मींस जिनके कोई भी प्रोसेसेस नहीं होते। अपोलर न्यूरॉन्स को हम एक्चुअली न्यूरोग्लिया भी बोलते हैं समटाइम्स, क्योंकि न्यूरोग्लिया का मेजर काम जो उसका सेल बॉडी है दैट इज वेरी मच सिमिलर। न्यूरल टिश्यू है तो उनका मेजर सेल, बेसिक सेल बॉडी सिमिलर होगा, बट
जो न्यूरॉन्स है उनका काम हो गया है मैसेज को ट्रांसमिट करवाना, और न्यूरोग्लिया का काम हो गया है बेसिकली उनको सपोर्ट करवाना। सो अपोलर न्यूरॉन्स को आप ये अपोलर न्यूरॉन्स को यानी इनमें एक भी प्रोसेसेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी सेल बॉडी है, दैट इज अपोलर। यस तेजस। मैम आपने जो सेल साइकिल और सेल डिवीजन PNMT2 1 बैच में ले लिया था ना, तब हम रिसेंटली ज्वाइन हुए थे, तो हमारा हाफ चैप्टर वैसे भी नहीं हुआ था। राइट और राइट, बाद एक रिवीजन और लेना है आप लोगों का। जिसे रिमूव कर दिया गया, तो हमें हमारा वो चैप्टर फुल नहीं हुआ है। हाँ हाँ बच्चे, मुझे पता है, मैं आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन प्रॉपरली ही करवाऊंगी। लाइक 1 या 2 क्लास का हम ऐसा रिवीजन रखेंगे, क्योंकि कुछ फेजेस आपको पता है और काफी इस बैच में न्यू बच्चे भी हैं, तो उनको वो बताना जरूरी है। तो पहले हम सेल यूनिट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम वो करेंगे। ओके, लेट मी डिसाइड कि नेक्स्ट चैप्टर अपना क्या होगा, क्योंकि अभी ऐसे चांसेस हैं कि आपका, और जो भी बॉटनी है, बॉटनी में पूरा सारे बैचेस का मैं ही ले रही हूँ, तो हम बॉटनी के लिए कंबाइन करेंगे। कंबाइन मतलब ग्रुप मर्ज नहीं करेंगे, आप लोगों की टाइमिंग कॉमन होगी। उस टाइम पे सारे ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो 11th हो 12th हो, बॉटनी पढ़ने के लिए सब साथ में आएंगे। बाकी आपका पर्सनल एक जूलॉजी चलेगा पैरेलली, जैसे अभी चल रहा है वैसे। ओके, तो इससे क्या होगा, वीक में एवरी डे एटलीस्ट 1 क्लास आपकी बायोलॉजी की होगी, और होनी भी चाहिए, इतना जरूरी है। इतना पढ़ोगे डेली, एक क्लास बायो की अगर होगी, तभी आपका सिलेबस भी बढ़ पाएगा। 22 चैप्टर से एनसीईआरटी के हिसाब से, आई थिंक आप लोगों को पता ही है। तो वो 5 यूनिट्स हमें कंप्लीट करने के लिए उतना फास्ट और उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। अभी तक हमारे सिर्फ 1 यूनिट फिनिश हुआ है प्रॉपरली। ओके, सो हमें उतना सारे के सारे यूनिट्स करने भी हैं। ओके, तो आई एम प्लानिंग समथिंग, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से आपका प्रॉपर ये होगा। आप लोगों का टाइमिंग जो दोपहर का टाइम है वो भी सबके लिए कन्वीनियंट नहीं है, सो मुझे वो टाइमिंग्स भी चेंज करनी है और पुश करनी है। लेट्स सी, आपका टाइम टेबल देखते हुए और बाकी बच्चों का पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स देखते हुए आई विल मेक सम अनदर प्लान। Okay, so this way I am planning कि आपकी क्लासेस भी उस तरीके से हो। Okay, so yes, this is about the tissues level 1 सब कंप्लीट करो, होमवर्क ये है। एंड कॉकरोच का इंट्रोडक्शन, जस्ट रिमाइंड करना खुद को, फाइलम आर्थ्रोपोडा एक बार रिमाइंडर दे देना, तो कॉकरोच आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मतलब हम लोग आराम से फिर एक फ्लो में पढ़ के खत्म कर सकते हैं। ओके, चलो देन लेट्स मीट डे आफ्टर टुमारो, आई गेस। हम कब मिल रहे हैं हम नेक्स्ट? आई थिंक थर्सडे को, या हमारा इस बार का टाइम टेबल थर्सडे है शायद। सो लेट्स मीट ऑन थर्सडे देन। ओके, सो बाय एवरीवन, टेक केयर।